लाल किताब का ये क्लास नंबर 12 है। नाउ अब देखो, नेक्स्ट है हमारा सोया हुआ घर, अस्लीप हाउस, यानी सोया हुआ घर। तो कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 के 12 घरों से हम कुछ न कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि 7वें घर से हम क्या देखते हैं, मैरिज। तो 7वें घर से हम मैरिज के बारे में देखते हैं। 5वें घर से हम बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, संतान सुख के बारे में देखते हैं। 10वें हाउस से हम प्रोफेशन, कैरियर के बारे में देखते हैं। तो ऐसे 12 के 12 घर कुछ न कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। तो अब अगर किसी घर में, कोई घर कुंडली में ऐसा है कि जिसमें ना तो कोई प्लेनेट बैठा और ना उस घर पे किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही, एस्पेक्ट पड़ रही, तो वो घर अस्लीप, सोया हुआ घर माना जाएगा। आई रिपीट कि अगर किसी घर में, किसी खाना में, कुंडली के किसी भाव में अगर कोई प्लेनेट भी नहीं है और उस घर पे किसी प्लेनेट की दृष्टि भी नहीं पड़ रही, तो वो घर सोया हुआ घर माना जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। क्लास नंबर 11 जो हमने करी है उसमें हमने प्लेनेट की दृष्टियाँ पढ़ी हैं। प्लेनेट की दृष्टियाँ पढ़ रहे हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठ के किस हाउस को देखेगा, दृष्टि। तो देखो, उसी दृष्टि की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई घर ऐसा है जिस घर के अंदर ना तो कोई प्लेनेट बैठा और ना किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही उस हाउस पे, तो वो हाउस सोया हुआ घर माना जाएगा। और वो हाउस किसी भी तरह का आपको रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि उस हाउस को जगाया नहीं जाएगा। अब मान लो 10वां हाउस आपका कैरियर, प्रोफेशन का है, लेकिन ये सोया हुआ घर है, तो आपको फल देगा ही नहीं है। आपके कैरियर में, प्रोफेशन में इंस्टेबिलिटी, कभी अप कभी डाउन, इस तरह ही चलता रहेगा। तो 10वें हाउस का अगर आपको फल चाहिए तो 10वें हाउस को जगाना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई हाउस सोया हुआ घर है तो फिर वो किसी भी तरह का फल आपको नहीं देगा। तो इसलिए उस हाउस को जगाना जरूरी है। अब पहला हाउस अगर सोया हुआ है, मान लो आपका पहला हाउस सोया हुआ है, तो उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अगर पहला हाउस कुंडली में सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए आपको मार्स की, मंगल की रिमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर दूसरा हाउस सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर दूसरा हाउस सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए चंद्रमा की, मून की रिमेडी करनी पड़ेगी। तीसरा हाउस अगर सोया हुआ है, तीसरा हाउस अगर सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए मरकरी की, बुध की रिमेडी करनी पड़ेगी। अगर चौथा हाउस कुंडली में सोया हुआ है तो चंद्रमा की रिमेडी करके ही चौथा हाउस अवेक होगा। 5वां हाउस सोया हुआ है तो सूर्य की रिमेडी करके 5वें हाउस को जगाया जा सकता है। 6th हाउस सोया हुआ है तो राहु की रिमेडी करनी पड़ेगी, तब जाके 6th हाउस अवेक होगा। 7वां हाउस अगर आपका सोया हुआ है तो शुक्र की रिमेडी करके 7वां हाउस अवेक होगा। 8th हाउस अगर सोया हुआ है तो चंद्रमा की रिमेडी करके 8th हाउस को जगाया जा सकता है, अवेक किया जा सकता है। 9th हाउस यानी आपके भाग्य का हाउस होता है ये। अगर 9th हाउस आपका सोया हुआ है तो आप जुपिटर की रिमेडी करके, बृहस्पति देव की रिमेडी करके उसको अवेक कर सकते हो। 10th हाउस अगर सोया हुआ है तो शनि की रिमेडी करके उसको अवेक जगाया जा सकता है।
11th हाउस सोया हुआ है तो जुपिटर की रिमेडी करके उसको अवेक किया जा सकता है, और 12th हाउस अगर सोया हुआ है तो केतु की रिमेडी करके उसको जगाया जा सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई घर सोया हुआ है तो वो आपको जब तक रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि आप उसको अवेक ना कर दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 9th हाउस आपके भाग्य का हाउस होता है। अगर 9th हाउस सोया हुआ है तो यानी आपका भाग्य सोया हुआ है, तो भाग्य जब तक साथ नहीं देगा जब तक आप 9th हाउस को अवेक नहीं कर लोगे। ऐसे ही मान लो सपोज करो आपका 7th हाउस सोया हुआ है, 7th हाउस, तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो कभी वो पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं चलेगा, उसमें ऑलवेज प्रॉब्लम रहेगी जब तक आप 7वें हाउस को अवेक नहीं करते। और 7वां हाउस अगर सोया हुआ है तो मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलेगा। मैरिड लाइफ या तो मैरिज होएगी नहीं, या मैरिज डिले से होएगी, और मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलेगा। मैरिज करके भी मैरिड लाइफ का सुख प्राप्त नहीं होगा जब तक कि 7वां हाउस अवेक नहीं होता। तो अगर मैरिड लाइफ का सुख लेना है आपको तो 7वें हाउस को जगाना पड़ेगा, नहीं तो मैरिड लाइफ में आपको मेंटल डिस्टरबेंस यानी हताश, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेंगी। तो इसलिए अगर कोई भी हाउस सोया हुआ है तो उसके रिज़ल्ट आपको जब तक नहीं मिलेंगे, उसका फल आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक उस हाउस को अवेक ना किया जाए। और ये 12 के 12 हाउसेस हैं, इनमें से कोई भी हाउस सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए किस प्लेनेट की रिमेडी करनी पड़ेगी वो आज आपको बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आने वाले टाइम में आपके यूज़ में आएगा। अब देखो एक डे के अंदर आप सारी बातें नहीं समझ सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में आप सब कुछ समझ जाओ? नहीं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अभी बतानी पड़ती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेटर स्टेज पे डिस्कस करनी होती हैं ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाओ। एक ही दिन में अगर सब कुछ बता देंगे तो ना तो आपके समझ में आएगा और कन्फ्यूज़न और क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए चलो। आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल जो प्रोविज़न है, मुश्किल से मुश्किल जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बहुत इजी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, लॉजिक बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, पढ़ने का जो तरीका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ने का तरीका इम्पोर्टेंट है। पता है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का कमांड करना है, आप चाहते हो कोई सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ जाए, तो उसके लिए सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट। अगर ये 2 चीज़ें आपने फॉलो कर ली तो आपको उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड हो सकती है। पता है क्या है वो 2? सुन लो। एक तो अच्छा टीचर, और एक सेल्फ स्टडी। तो एक तो अच्छा टीचर हो और एक आप खुद सेल्फ स्टडी करो। तो जब तक अच्छा टीचर ना मिले तो भी गड़बड़। अगर टीचर से पढ़ने के बाद आप खुद उसको नहीं रिवाइज करो, खुद उसको ना पढ़ो, बार बार सेल्फ स्टडी ना करो, तो भी दिक्कत। तो इसलिए आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, और जैसे क्लास चल रही है आप सीक्वेंस में क्लास को देखते जाओ और एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करते चले जाओ
क्योंकि ये आपका क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो ये थी हमारी लाल किताब की क्लास नंबर 12।